अभी हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। तो जो ये काउंसिल सेटअप किया गया था 15 मेंबर्स के द्वारा और एक सेक्रेटरी थे जिसके चेयरमैन, तो उन्हीं के एडवाइस से ये बाकी के एक्ट्स लागू हुए थे। तो अभी ये पहले आया था 1861, 1892 और फिर 1901 में सबसे इम्पोर्टेंट होगा 1909 का एक्ट। अच्छा, after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indians in the administration of their country. तो जो ये रिवॉल्ट हुआ था सिपाही म्यूटनी, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अभी इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें उनका कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ कंट्री को रूल करना उनके लिए मुश्किल होगा। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, these acts are enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. तो जो पहला एक्ट था ये भी एक लैंडमार्क था हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। तो इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे? फीचर्स ऑफ द एक्ट 1861, it made a beginning of representatives institutions by associating Indians with the law making process. तो इस एक्ट के द्वारा इंडियंस को भी एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. जो ये काउंसिल था जिसके 15 मेंबर्स थे जो कि सारे ब्रिटिश कैबिनेट के थे, तो उनके अलावा और कुछ मेंबर्स जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, ऐसा करके इस एक्सपांडेड काउंसिल में ऐड किया जाएगा। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स को इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया था, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से मेंबर्स ऐड किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो नेक्स्ट फीचर्स था, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रेस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो जो पहले हमने देखा था जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स की पावर्स को छीन के गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में कर दिया गया था। इसके बाद डायरेक्ट वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, फिर वाइसरॉय के पास, वो अभी प्रोसेस उसको एबोलिश करके उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की जगह पर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया और जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को भी दिया गया। It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833. So जो ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से और जो कि क्लाइमेक्स पे पहुंचा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको अभी बंद कर दिया गया। This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. तो इसी के वजह से फिर बाद में जो 1937 में इन सारे प्रेसिडेंसीज या जो भी प्रोविंसेस थे उनको कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दिया गया इन 1937. It thus provided for the establishment of a new legislative council for Bengal, Northwest, Western Frontier Province and Punjab, which were established in 1862, 1866 and 1897 respectively. So इसके इस एक्ट के वजह से फिर नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि हमारा अभी उत्तर प्रदेश का पार्ट है जो कि और भी बड़ा था पहले, और पंजाब, इनको बनाया गया था 1862, 1866 एंड 1897 में। It empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. तो इसने और भी पावर दिया वाइसरॉय को जो कि अभी रूल्स और ऑर्डर्स अच्छे से बना सके।
It also gave a recognition to the portfolio system introduced by लॉर्ड कैनिंग। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने इन 1859 को, इसको भी इस एक्ट के द्वारा रिकॉग्निशन मिला। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंडर दिस ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his department। So इस एक्ट के तहत जो वाइसरॉय काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको किसी एक को ये इंचार्ज दिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट का, और उनके पास ये पावर था कि उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स निकाले गए वो खुद से निकाल सकते थे। It empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of the Legislative Council during an emergency। तो वाइसरॉय को ये पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंसेस जो कि मतलब टेम्पररी एक्ट से वो निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कब जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंसेस वाज 6 months। तो ऑर्डिनेंस हमको पता ही है जो कि एक टेम्पररी एक्ट्स होते हैं जिनका एक टाइमलाइन फिक्स्ड होता है, तो ये था 6 months के लिए ही वाइसरॉय बना सकते थे। तो यही था हम लोग का फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1861, जिसमें क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स में इंडियंस को पहली बार के लिए इंक्लूड किया गया था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स को ऐड किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फिर से उनका पावर दिए गए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो कि मतलब कंप्लीट ऑटोनॉमी उनको ग्रांट किया गया था इन 1937 में। और इस एक्ट के द्वारा एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तैयार हुआ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब के लिए, जो कि एस्टेब्लिश हुए थे 1862, 1866 और 1897। और ये जो नेक्स्ट था वो वाइसरॉय को पावर दिया गया था कि वो अपने काउंसिल को पूरी तरह से अच्छी तरह से चला सके। और पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो लॉर्ड कैनिंग की तरह इन 1859 उसको भी रिकॉग्निशन मिला। हर डिपार्टमेंट के हर अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग पावर दिया गया, इसके लिए जो मेंबर जो चार्ज में होंगे वो अपना डिपार्टमेंट अपनी तरह से चला सकते थे। और इसने वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का भी पावर दिया इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द features of the Act of 1861. I hope you understand all the points, and if you like this video, please subscribe to my channel. Thank you.